हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सीडीएस बूस्टर में। दोस्तों, हम लोग अभी तक 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये 5वां चैप्टर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट लॉस करेंगे। इसी के साथ 2-3 चैप्टर और बचेंगे। इनको जल्द ही हम लोग आने वाले दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो एडवांस मैथ है उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, एडवांस मैथ क्योंकि इम्पॉर्टेंट पोर्शन है सीडीएस के लिए, तो उसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि देखिए, इंटरेस्ट माने होता है ब्याज। जब हम किसी से ब्याज लेते हैं या किसी से कुछ धन लेते हैं उधार, तो हमें धन के साथ कुछ उसको अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं, उसी को ब्याज कहा जाता है। ब्याज 2 प्रकार से निकाला जाता है। एक तो साधारण ब्याज होता है और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट होती है वो पूरे साल के लिए समान रहती है। चाहे आप 1 साल के लिए निकालें, चाहे 10 साल के लिए निकालें, चाहे 20 साल के लिए निकालें, जो इंटरेस्ट लगता है वो हमेशा जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसी के ऊपर लगता है। वहीं पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें जो इंटरेस्ट लगता है वो हर साल अमाउंट के ऊपर लगता है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया आपको कि सिंपल इंटरेस्ट में जो अमाउंट होता है उसके ऊपर लगता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल के ऊपर लगता है इंटरेस्ट। वहीं पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें अमाउंट के ऊपर लगता है। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि एसआई में हर वर्ष इंटरेस्ट जो होता है वो समान रहता है, क्योंकि इसका जो मूलधन होता है, मूलधन के ऊपर इसके ऊपर ब्याज लगता है, तो मूलधन हमेशा सेम रहेगा। मूलधन थोड़ी बदल जाएगा। मूलधन मतलब प्रिंसिपल हमेशा सेम रहेगा, तो प्रिंसिपल तो बदलने वाला नहीं है। तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो होता है SI इक्वल्स P/R/T/100। हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल लिख कर नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। और डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करते हैं हम आगे बताएंगे अभी। ठीक है, इसमें जो दूसरा फार्मूला होता है वो P इक्वल्स A-I होता है, या हम कह सकते हैं P+I इक्वल्स अमाउंट होता है। ठीक है, प्रिंसिपल में अगर हम अमाउंट जोड़ दें, इंटरेस्ट जोड़ दें, तो वो हमारा अमाउंट बन जाता है। इसमें अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे हम मान लेते हैं कि P इक्वल्स 1200 है, R इक्वल्स 8% है और समय हमारे पास 3 ईयर है। हमें यहाँ पर SI फाउंड करना है। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि हम डायरेक्ट SI का फार्मूला लगाएं, P/R/T/100। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वह इंटरेस्ट आ जाएगा 2880। ठीक है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि इसको तो हम फार्मूला लगा के कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे डायरेक्ट करना चाहें, माइंड में ही कैलकुलेट करना चाहें, लिख के ना करना चाहें, तो कैसे करेंगे। देखिए, 8% जो इसका रेट है 1 साल के लिए है। अब जब पता है आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल रेट तो समान रहेगा और प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम रहेगा, तो अगर 1 साल के लिए रेट 8% है तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि 12,000 का 24% निकाल लेंगे। फार्मूला हमने वही लगाया, लेकिन बस क्या किया है कि माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से फार्मूला लिखना नहीं हमको है। ठीक है,
चलिए एक दो क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, फिर अगले टाइप के ऊपर बढ़ते हैं। पी मान लेते हैं 8,500 है, रेट 12% है, टी 4 साल है। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 1 साल के लिए 12 है, तो 4 साल के लिए 48, तो 85/100 का 48% निकाल लेंगे। 85/100 का 48%, अब 85 से 48 को हम गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मल्टीप्लाई अब जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से करिए। हम क्या करेंगे, हम डबल मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसको 85 इंटू 50 - 2 करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम 2 से माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, 5 से भी माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो 4080 आ जाएगा। कैलकुलेशन करने का आपका मेथड हो सकता है, जो आपको मेथड अच्छा लगे वो उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो जिस मेथड से सॉल्व करना है वो मेथड जैसा हम बता रहे हैं वैसा अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ऐसा नहीं है कि फार्मूले से नहीं होगा, हमने फार्मूला ही लगाया है, बस उसको माइंड में कैलकुलेट किया है। चलिए इसको करिए क्वेश्चन को। पी मान लेते हैं 6500 है, आर 8% है, SI 080 है। तो यहाँ पर हमें टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए 1 वर्ष का यहाँ पे जो हमारे पास टोटल SI दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2080 दिया गया है। लेकिन अगर हम देखें तो हम 1 वर्ष का SI निकाल लें, ठीक है। तो 8% 6500 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 520। अगर 1 साल का 520 है तो 2080 कितने साल का हो जाएगा इंटरेस्ट? तो क्या करिए 2080 को 520 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारे पास 4 साल आ जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते थे कि 5 चौको 20, 20 चौको 80, ठीक है। तो 4 साल ऐसे भी आ रहा था। आप कहेंगे नहीं हम फार्मूले से करना चाहेंगे, तो बिल्कुल फार्मूले से करिए। फार्मूला हमने भी लगाया है, बस हमने उसको लिख के नहीं लगाया है। तो फार्मूला क्या है, SI इक्वल्स P इंटू R इंटू T है। अब SI हमारे पास क्या है, 2080 है, P हमारे पास 6500 है, रेट हमें पता है 8 है, टाइम हमें निकालना है 100। अब कैलकुलेशन कीजिए तो इससे भी क्या आ जाएगा हमारे पास, T इक्वल्स 4 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। जो टाइप 2 है इसमें जो क्या होगा कि आपको अमाउंट दिया होगा और आपको प्रिंसिपल निकालना होगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन बोरोज सम मनी फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 8% फॉर 3 ईयर्स। एक पर्सन है, उसने 8% पर एक लोन लिया है, उधार लिया है 3 साल के लिए। ही रिटर्न्स अ टोटल मनी 9,610 रुपीज़ इन 3 ईयर्स। उसने 3 साल के लिए लिया था कुछ धन, और उसने जो लौटाया धन है वह 9,610 रुपये है। तो अब आपको बताना है कि अमाउंट बरो कितना किया था। देखिए जो बरो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि हमने जो बरो किया था वह 100% बरो किया था, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर रेट जो दी गई है वह 8 है और समय 3 है। अगर 1 साल में हमें 8 रुपये ब्याज देना पड़ रहा है तो 3 साल में कितना देना पड़ेगा, 24 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारे पास SI आ जाएगा
वो 24% आ जाएगा। अब आपको पता है कि अमाउंट हमारा कितना होता है, P+I होता है 24 और 100, 124% हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में जो हमें अमाउंट दिया गया है वह 9610 दिया गया है, यानी कि 9610 की वैल्यू 124 हमने जो निकाली है वो हमें दी गई है। अब हमें निकालना क्या है, हमें प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 7650। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए पर्सन इन्वेस्ट सेम अमाउंट इन ए स्कीम एट द रेट ऑफ 5% फॉर 6 ईयर्स। एक पर्सन है, वो कुछ अमाउंट 5% की रेट पर 6 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। इफ़ आफ्टर द टाइम पीरियड ही रिसीव्ड अ टोटल अमाउंट ऑफ 1560, देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट। तो उसकी प्रॉफिट क्या है, तो देखिए एक पर्सन है, मान लेते हैं कि उसने 100 रुपये उधार लिए, तो उस पर जो उसका SI हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, 1 साल के लिए 5% है, तो 6 साल के लिए 6 पंचे 30। और जो अमाउंट एक्चुअल में अमाउंट मिला है वह 560 है, लेकिन अगर हम इसके हिसाब से अमाउंट देखें तो इसके हिसाब से जो अमाउंट हो जाएगा वो 130 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1560 130 की वैल्यू है। हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। हमें प्रिंसिपल नहीं, हमें क्या फाइंड करना है, SI फाइंड करना है, हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, तो उसका जो प्रॉफिट हो जाएगा, अगर हमें, चलिए हम पहले प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। जो प्रिंसिपल हमारे निकलेगा वो हो जाएगा 1200, लेकिन हमें क्या निकालना था, SI निकालना था। तो यहाँ पे अगर हम 30 रख दें तो हमारे पास SI निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगा। या आप यहाँ से कर लीजिए, 1560 हमारे पास अमाउंट है, अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि SI आ जाएगा। तो SI कितना हो जाएगा, 360। तो इसे जो प्रॉफिट हुआ वह 360 रुपीज़ हुआ। ओके, देखिए, द लैंडिंग रेट ऑफ अ बैंक इज 8% फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स। जो लैंडिंग रेट है 8% है पहले 4 साल के लिए, 6% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। आफ्टर दैट द रेट इज 4%. A person takes some loan from a bank and pays a total of 24,900 rupees to the bank in 10 years. Find the amount borrowed. यानी कि बैंक से एक व्यक्ति ने कुछ रुपए उधार लिए, तो कितना अमाउंट उसने उधार लिया था ये हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि उसने 100% उधार लिया। उसके अनुसार उसने अलग अलग समय के लिए अलग अलग रेट से कुछ धन उधार लिया। तो जो उसने पहले 4 वर्षों के लिए धन उधार लिया वह 8% पर लिया, यानी कि 4 साल के लिए उसका जो ब्याज बनेगा वह 32% बनेगा। फिर अगले 5 सालों के लिए उसने 6% लिया, तो जो अगले 5 सालों के लिए हो जाएगा उसका रेट वह 30% हो जाएगा। ठीक है,
अब उसका जो बचा हुआ साल है, उसने टोटल कितना साल के लिए लिया है? उसने 10 साल के लिए लिया है। हमारे पास 9 साल हो गए हैं पहले से ही, 5 4 9, 1 साल बचा, तो 1 साल के लिए उसने 4% पे लिया है, तो ये 4% हो जाएगा। अगर हम उसका अमाउंट देखें तो कितना हो जाएगा? 30 30 60 4 2 6 यानी कि 66, तो उसका अमाउंट 166 रुपये हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में जो अमाउंट हमें दिया गया है वो 24900 दिया गया है, हमें अमाउंट बरोड निकालना है। तो हमारे पास अमाउंट बरोड हो जाएगा 24900 अपॉन 166 इंटू 100%, ठीक है, क्योंकि हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 15,000। ओके, इसे आप चाहें तो जो फार्मूला होता है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन तब आपको x मान के करना पड़ेगा। हम पेपर में जितना हमें कम x मानना पड़े उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि उससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगी। दूसरा, जो हमें टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपकी मर्जी, अगर आपको फार्मूले से करना है तो आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप जो हम मेथड बता रहे हैं उससे करें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। A person borrows a total of rupees 7,500 from 2 banks and return a total of rupees 8,400 to 2 banks at the end of 2 years. If the interest rate of the first bank was 4% and that of second bank was 10%, then what was the total loan taken from the first bank? ये अब टाइप 3 की तरफ आ गए। टाइप 3 में क्या होता है कि हम अलग अलग स्थान से कर्ज लेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस बैंक से कितना लिया हमने। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले एक पर्सन ने टोटल अमाउंट बोरो किया है 7,500 और उसने लौटाया कितना है? 8,400 रुपये। तो उसने जो उस पर इंटरेस्ट लगा है, यानी कि उसने जो इंटरेस्ट लौटाया है वह 8,400 से 7,500 माइनस कीजिए, यानी कि 900 रुपये उसने रिटर्न किया है। अब 900 रुपये उसने रिटर्न कर दिया है, तो इससे हम एक्चुअल रेट निकाल सकते हैं कि उसने रेट क्या दी होगी। तो उसने जो रेट दी है, रेट वाला फार्मूला लगा दीजिए। 6% उसने रेट दिया है। अब दो मेथड है आपके पास, एक तो एलिगेशन से चले जाइए या एक फार्मूले से चले जाइए। एलिगेशन तब लगाते हैं जब दो चीज़ें दी गई हों, उसका कम्बिनेशन दिया गया हो। तो हमारे पास एक रेट है 4%, एक रेट है 10%, उसका टोटल कम्बिनेशन जो है बस 6% है। 10 माइनस 6 4, 4 माइनस 6 2, 2:1 आ गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 7,500 है, ये प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। एक्चुअल में हमारे पास टोटल जो प्रिंसिपल है वो 2 + 1 3 है। हमें सेकंड वाली बैंक का, फर्स्ट वाली बैंक का हमें लोन निकालना है। तो फर्स्ट बैंक हमारे पास रेशियो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हमारे पास 3,000 रुपीज़ आ जाएगा। देखिए, A person invest a total of rupees 15,600 in 2 schemes। एक पर्सन है, वो टोटल 15,600 दो स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है। द इंटरेस्ट रेट of one scheme is 8.5 and the rate of other
is 14.5%. If at the end of 3 years he got total profit of rupees 5616 in both the schemes, find the amount invested in the second scheme. देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमें टोटल अमाउंट दिया गया है वह 15,600 है, और जो हमें प्रॉफिट दिया गया है यानी कि SI दिया गया है वो 5616 है। तो यहाँ से क्या हम रेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। फार्मूला लगाइए। देखिए हम जहाँ बताएंगे फार्मूला लगाना है तो वहाँ पर बिना फार्मूले के हम ईजिली नहीं कर सकते हैं। बिना फार्मूले कर सकते हैं लेकिन ईजिली नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे फार्मूले वहाँ पर लगाइए, लेकिन हर जगह फार्मूला हम नहीं बताएंगे। तो ये हमारे पास रेट आ जाएगा 5616 इंटू 100 अपॉन 15600 इंटू 3। तो इससे हमारे पास सॉल्व करने से 12% रेट आ जाएगा। फिर से हमें एलिगेशन लगाना है। यहाँ पर हमारे पास जो पहली स्कीम का रेट है 8.5 है, दूसरी स्कीम का 14.5% है, और जो उसका जो एवरेज है यानी हम कह सकते हैं दोनों का कुल वो 12% है। %, 14.5% और 12%। एलिगेशन लगाया तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल की जो रेशियो आ जाएंगे वह 2.5 और 3.5 आ जाएंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इनका और इनका अंतर 3.5 है, इसका और इसका अंतर 2.5 है। इससे हमारे पास जो रेशियो आ गया वह 5:7 आ गया। हमें सेकंड स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया वो निकालना है। टोटल हमारे पास प्रिंसिपल 15,600 है, जो रेशियो में हमारे पास प्रिंसिपल टोटल है वह 12 है। सेकंड का रेशियो 7 है। इससे हमारे पास सॉल्व करेंगे तो 9,100 रुपये हमारे पास सेकंड जो बैंक है जिसमें इन्वेस्ट किया था वह 9,100 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, ए पर्सन टेक्स अ टोटल ऑफ 44,000 फ्रॉम 2 बैंक्स। एक पर्सन है बट टोटल 44,000 2 बैंक से ले रहा है और लौटा कितना रहा है? 72,600 लौटा रहा है। एंड ऑफ 5 ईयर उसने समय कितना लिया? 5 साल लिया। अगर पहली बैंक का रेट 8% है और दूसरी वाली बैंक का दुगना है, पहली वाली से दुगना है, तो फाइंड द अमाउंट रिटर्न बाय अदर बैंक। तो अमाउंट फाइंड कीजिए जो दूसरी बैंक के द्वारा रिटर्न किया गया। फिर से यहाँ पर भी हमारे पास 44,000 है, तो इससे SI निकाल सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो ये 28,600 आ जाएगा। ठीक है, समय हमारे पास 5 वर्ष है, तो इससे सबसे पहले जो एवरेज रेट है वो निकालिए। तो 8,600 इंटू 100/1000 इंटू 5। तो इससे हमारे पास रेट 13% आ जाएगा। जब 13% हमारे पास रेट आ जाएगा, फिर से हम एलिगेशन लगा सकते हैं कि दोनों दो स्कीमों से जो अलग अलग रेट है बस 8% और 16% है, उसका जो कंबाइंड रेट है दोनों बैंकों का वह 13% है। तो इससे हमारे पास प्रिंसिपल का रेशियो निकल के आएगा, वह आ जाएगा 3:5। ठीक है,
हमें P2 बैंक का निकालना है, यानी कि दूसरी वाली बैंक का निकालना है। दूसरी वाली बैंक के लिए सबसे पहले हमारे पास जो टोटल प्रिंसिपल था वह 44,000 था। रेशियो में टोटल प्रिंसिपल है हमारे पास 538। सेकंड वाले प्रिंसिपल हमें निकालना है, यानी कि 5। सेकंड वाले का प्रिंसिपल नहीं निकालना, हमको अमाउंट निकालना है। तो या तो आप प्रिंसिपल निकाल कर फिर उसमें इंटरेस्ट जोड़कर फिर करिए तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम डायरेक्ट कहेंगे कि आप क्या करिए, जो हमारे पास दूसरी बैंक है उसके लिए कितना परसेंटेज है, 16% है। ठीक है, रेट 16% है 1 साल का, तो 5 साल के लिए कितना परसेंटेज इसका रेट हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो जो इसका अमाउंट हो जाएगा वह 180/100 हो जाएगा। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 99 100 × 5, तो ये हो जाएगा 49500। ओके, चलिए a person takes a total loan of 45,000 from 2 banks and pays equal interest to both the banks at the end of the period. If the rate of bank is 5%, that time period is 4 years. If the interest rate of another bank is 6% and time period is 5 years, then loan taken from second bank will be। देखिए, इसमें कह रहा है कि एक पर्सन है, उसने कुछ लोन लिया है 45,000 रुपये का, 2 बैंक से लिया है, और जब उसका समय आया तो उसने दोनों बैंकों को इक्वल इंटरेस्ट पे किया। जो पहली बैंक थी उसका रेट 5% था और पीरियड 4 ईयर था। दूसरी बैंक है, उसका जो रेट है वह 6% है और पीरियड 5 ईयर है। तो ये अगला टाइप हो जाएगा, टाइप 4। तो यहाँ पर देखिए P 45,000 रुपये हमारे पास, हमें कहा गया है कि जो SI है 1 वह SI 2 के बराबर है, क्योंकि इंटरेस्ट दोनों को सेम पे किया गया है। अब आप बताइए कि हम क्या मान लें कि पहली बैंक को P1 मिला और दूसरी बैंक को P2 मिला, लेकिन जो परसेंटेज में अगर हम SI देखें तो 1 साल के लिए 5% मिल रहा है, तो 4 साल के लिए कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। यानी कि P1 को 20% SI मिलेगा और P2 को 1 साल के लिए 6 मिल रहा है, तो 5 साल के लिए कितना मिलेगा, 30% मिलेगा। अब हमसे कह रहा है कि P1 का 20% P2 का 30% है, तो हम लिख सकते हैं ना, P1 का 20% बराबर P2 का 30%। ये SI तो निकला ना, ये क्या निकला, SI निकला। P1 का 20% P2 का 30% के बराबर है, तो यहाँ से P1/P2 हम निकाल सकते हैं। P1/P2 यहाँ से हमारे पास 3/2 आ जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास 3/2 आ गया तो हम P2 निकालेंगे। देखिए टोटल जो हमारे पास प्रिंसिपल है 45,000 है। रेशियो के हिसाब से देखें तो 3:5 है, टोटल 5 है। सेकंड वाले का हमें निकालना था, जो सेकंड वाले का जो हम लोगों ने निकाला था अभी P1/P2, वो रेशियो क्या था, 3/2 था। तो दूसरे वाले का 2 हो गया, तो इससे हमारे पास 18,000 रुपीज़ सेकंड बैंक का आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक पर्सन है इन्वेस्ट अ टोटल ऑफ ₹6500 इन 2 banks at the rate of 8% and 5% respectively for 5 years. If at the end of the period he gets the same profit from both the banks, then find the amount invested in other bank. एक पर्सन है, कोई भी मान लीजिए कि वह क्या करता है कि 6,500 रुपये 2 बैंकों में इन्वेस्ट करता है। पहले वाली बैंक का 8% रेट है, दूसरी वाली का 5% है और दोनों को ही 5% के लिए इन्वेस्ट करता है। एट एंड ऑफ द पीरियड ही गेट्स द सेम प्रॉफिट फ्रॉम बोथ बैंक। यानी कि यहाँ पर भी हमसे कह रहा है कि SI1 SI2 के बराबर है। तो मान लेते हैं कि P1 P2। पहली वाली बैंक के लिए जो SI हो जाएगा भाई 8 5 40% हो जाएगा। 1 साल के लिए 8% है तो 5 साल के लिए 40 हो जाएगा। अब 1 साल के लिए दूसरी वाली का 5 है तो 5 साल के लिए 25% हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि SI बराबर SI2 है तो P1 का 40% P2 का 25% के बराबर है। तो यहाँ से जो P1/P2 का रेशियो है वह हमारे पास आ जाएगा 5/8। हमें अमाउंट निकालना है जो दूसरी बैंक में इन्वेस्ट किया गया है। तो देखिए ये टोटल हमारे पास प्रिंसिपल है। चलिए 65 रखिए। जो टोटल हमारे पास देखें तो 8 5 13 है। हमें 8 की वैल्यू निकालनी है। तो दूसरे बैंक में जो इन्वेस्ट किया गया है वह 4,000 रुपये इन्वेस्ट किया गया। ठीक है। आप इस वीडियो को देखने के बाद जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं से भी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन उठा लीजिएगा, किसी भी बुक से आप हर क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सीखना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आप किसी भी बुक से उठा कर लेंगे तो आप फंसेंगे ही फंसेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप बहुत ही जल्दी किसी भी क्वेश्चन को किसी भी बुक से कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए पर्सन इन्वेस्ट 910 rupees and rupees 800 in 2 banks at the rate of 10% and 12% respectively. In how many years will the same amount be obtained by investing in both the banks? इसमें कह रहा है कि एक बैंक में 910 रुपये इन्वेस्ट किए गए, दूसरी बैंक में 800 रुपये इन्वेस्ट किए गए और जो रेट है वह 10% और 12% है। तो 1 साल का इसका जो SI हो जाएगा वह 91% हो जाएगा। सॉरी 91% नहीं, 91 रुपये हो जाएगा। और इसका 800 का अगर 12% निकालें तो ये हो जाएगा 96 रुपये। देखिए जो प्रिंसिपल में अंतर है वह 110 रुपये का है, लेकिन जो ब्याज में अंतर हो रहा है वह 5 रुपये का हो रहा है। तो 110 रुपये ख़त्म करने के लिए 5 रुपये की दर से कितना समय लगेगा? 22 साल का समय लगेगा। जो देखो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें गैप कितना है? 110 रुपये का। तो प्रिंसिपल अमाउंट में तो गैप हमेशा रहेगा इतना ही, लेकिन जो SI है उसमें 5% का गैप आ रहा है। 5 रुपये का मतलब गैप आ रहा है। तो हर साल अगर वो 5 रुपये की भरपाई करेगा तभी तो जाकर वो 110 रुपये पूरे कर पाएगा।
तो 110 रुपये उसे पूरे करने के लिए 5 की दर से 22 साल पूरे लगेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन इन्वेस्ट अ टोटल ऑफ ₹45,000 इन 2 बैंक्स at the rate of 5% and 6% respectively for 4 years and 5 years. If he gets the same amount at the end from the both banks, then find the amount invested by the first bank. तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं कि आप समझ ही गए होंगे, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग 2-3 कर चुके हैं कि 45,000 रुपये दोनों बैंकों में इन्वेस्ट किए हैं। तो जब SI दोनों का सेम है तो हम कह सकते हैं कि P का 20%, सॉरी यहाँ पे SI सेम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर अमाउंट सेम कह रहा है। ठीक है, कि अमाउंट सेम है। तो हम कह सकते हैं कि P1 का 120%, अगर हम प्रिंसिपल 100 मान लें तो इसके ऊपर ब्याज जो लगेगा वह 20% लगेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट आपको पता है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड करते हैं तब हमारे पास अमाउंट आता है। तो P का 120% P2 का 5×30 यानी कि 130% के बराबर है। तो यहाँ से P1/P2 हमारे पास 13/12 आ जाएगा। हमें P1 निकालना है तो P1 के लिए हो जाएगा 45,000/13 + 12 25 × 13। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 3 4 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो चाहे आपके पास इंटरेस्ट दिया गया हो चाहे अमाउंट दिया गया हो, हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 11 पर्सन डिपॉजिट अ टोटल ऑफ ₹13,600 इन 3 बैंक्स। 3 बैंकों में उसने रुपए इकट्ठे किए हैं 4%, 5% और 6% की दर से 5 साल के लिए, 6 साल के लिए और 6 साल के लिए। अगर वो हर साल वो तीनों बैंकों से समान प्रॉफिट अर्न करता है, फाइंड आउट द डिपॉजिट अमाउंट। तो उसने दूसरे बैंक से कितनी अमाउंट है, उसने अमाउंट डिपॉजिट की थी उसको बताना है। यहाँ पे अमाउंट के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, क्योंकि जो अमाउंट जमा करेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट होगा। ठीक है, उसी के ऊपर उसे ब्याज मिलेगा। तो मान लेते हैं 3 बैंक है हमारे पास, P1 P2 और P3। जो इनका SI आ जाएगा, भाई पहले वाले के लिए 4% 1 साल के लिए है तो 5 साल लग रहे हैं तो 20%, दूसरी वाले के लिए 6×5 = 30 और तीसरी वाले के लिए 36। इससे P1/P2 हमारा आ जाएगा। ठीक है, कि जो प्रॉफिट हो रहा है सेम हो रहा है। आपको पता कैसे निकालते हैं कि P1 का 20% बराबर P2 का 30%। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा P1/P2 = 3/2 आ जाएगा। इसी प्रकार जब हम P2/P3 को सॉल्व करेंगे तो ये 6/5 आ जाएगा। अब फिर से हम रेशियो मेथड लगा देंगे। यहाँ पर आपने पढ़ा था, जब हम रेशियो पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था कि जब हमारे पास
अलग अलग रेशियो दिए गए हों उनको एक जैसा कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे P1 P2 P3। P1 P2 का रेशियो जो है वह 3:2 है और P2 P3 का रेशियो हमारे पास 6:5 है। जो जगह खाली होती है उसके पास वाला नंबर वहाँ पे आ जाता है। जैसे 6 के पास ये जगह खाली है तो 6 आ जाएगा। इससे जो रेशियो बना वह 18, 12 और 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 2 जा 6 2 जा और 6 3 जा। तो इससे हम P2 निकाल सकते हैं। P2 निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल अमाउंट हमारे पास 13,600 है, रेशियो के हिसाब से हमारे पास 40 है, हमें B का निकालना है यानी कि 12% हमें निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4,080 रुपये B जो P2 है उसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए A person borrows some amount from his friend Anuj at the rate of 8% and lend the same amount to his friends Manoj at the rate of 12%. If this person has made a total profit of rupees 2,820 in 4 years, then the amount borrowed from Anuj will be। ये हमारे पास अगला टाइप आ गया, टाइप 5। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पर्सन है, वो कुछ अमाउंट को बोरो कर रहा है अपने फ्रेंड से अनुज से 8% पर और उसे अपने दूसरे फ्रेंड को मनोज को 12% पर दे दे रहा है। अगर जो पर्सन था उसने प्रॉफिट जो कमाया है वह 2,820 रुपये कमाया 4 साल में, तो उसने अनुज से कितना रुपए उधार लिया था ये हमें बताना है। देखिए ये रहा अनुज, ये रहा बीच में दूसरा व्यक्ति और ये रहा मनोज। अनुज ने इस व्यक्ति को 8% पे दिया उधार और इसने अपने दूसरे मित्र को 12% पे दे दिया। अगर देखें तो उसे कितनी ब्रोकरी मिल गई, बैठे बैठे 4% की ब्रोकरी मिल गई कि उसे 4% का प्रॉफिट हो गया। 8% उसे अनुज को देने हैं, वो मनोज से 12% ले रहा है, तो 4% उसे सीधे सीधे फ़ायदा हो रहा है। अगर 1 साल में उसे 4% हो रहा है फ़ायदा, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा। तो हम अनुज का निकाल सकते हैं परसेंटेज कि जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट है उस व्यक्ति का वह 2,820 रुपये है रेशियो में, लेकिन रेशियो में देखें तो उसके 4 साल के लिए 16% हो जाएगा। 1 साल के लिए 4% है तो 16 हो जाएगा। हमें अनुज का निकालना है, अनुज से उसने 100 रुपये लिया होगा। ठीक है, 100% हमेशा जब भी शुरुआत होती है तो हमेशा 100% से ही होती है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17,625 रुपये। ठीक है, सिंपल है, बस अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। इसे फार्मूले से करेंगे तो आपको टाइम भी लगेगा और साथ में आप कैलकुलेशन में फंस भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं फार्मूले से नहीं होगा, बिल्कुल होगा फार्मूले से। फार्मूला बना ही काहे के लिए है, फार्मूले से हम भी करते हैं, बस उसको हम लगाते नहीं हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट अपनी तरीके से करते हैं। ठीक है, हम फार्मूले से बाहर से नहीं लगाते। फार्मूला बना कहाँ से, कॉन्सेप्ट से ही तो फार्मूला बना है। तो हम कॉन्सेप्ट समझ गए तो फार्मूला अपने आप लग गया। Abhishek borrows some money from his friends John at the rate of 8.5% and lent the same amount to his friend Salman at the rate of 14%. If Abhishek's profit is 6 years is 4,620, then amount lent by John, find the amount. तो हमें जॉन ने जो अमाउंट दिया है वो निकालना है। ठीक है,
देखो, जॉन ने अभिषेक को कितना दिया है? 8.5% पे दिया है। उसने अपने मित्र सलमान को 14% पे दिया है। उसे बैठे बैठे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5.5% का हो रहा है। अगर एक वर्ष में उसे 5.5 का हो रहा है तो 6 साल के लिए उसे कितना हो जाएगा? तो उसे 6% के लिए 33% हो जाएगा। 65.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आ जाएगा। तो हम पी जॉन का निकाल सकते हैं ना, प्रिंसिपल अमाउंट, कि जॉन ने कितना रुपए दिया था अभिषेक को। जो उसे टोटल प्रॉफिट अभिषेक को हुआ है 4,620 रुपये हुआ है। लेकिन अगर हम उसके हिसाब से देखें, रेशियो के हिसाब से, तो रेशियो के हिसाब से उसे 33 रुपये का प्रॉफिट हुआ है इंटू 100, क्योंकि हमने अभी भी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि हम हमेशा 100% लेकर ही चलते हैं। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये 14,000 हो जाएगी। ठीक है। A lent some money to B at the rate of 9%. B added 6,000 rupees on his behalf to that amount and lent out the entire amount at the rate of 12%. If total profit of B in 4 years is 5,760, then find the amount given by A to B. देखिए, यहाँ पे क्या है कि A है वह कुछ अमाउंट लेंट कर रहा है B को 9% की रेट पे। B अब क्या कर रहा है कि वो 6,000 रुपये उसमें और मिला दे रहा है। 6,000 रुपये मिलाकर वो जो अमाउंट दे रहा है वो अपने मित्र को दे रहा है 12% पर। अगर B ने 4 साल में प्रॉफिट टोटल कमाया है 5,760 रुपये कमाया है, तो A ने B को अमाउंट कितना दिया था ये हमें फाइंड करना है। देखिए, इसमें से जो पिछला क्वेश्चन अभी कराया उसमें से थोड़ा सा बदलाव ये आया है कि जो B है वह 6,000 रुपये अपने मिला रहा है। तो अच्छा बात बताइए कि A ने कुछ रुपए B को उधार दिए, B ने उसमें 6,000 रुपये मिलाए और उसे C को दे दिए। जब C को उसने दिए 6,000 रुपये, तो 6,000 तो B ने अपने दिए थे ना, तो उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा वो B अपने पास रखेगा। बाकी जो A ने जो अमाउंट दिया था उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो क्या करेगा, उसमें से जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा और जो उसने रेट पे, जिस रेट पे लिया गया होगा उसको वो A को वापस कर देगा। उससे जो कुछ ब्रोकरी मिलेगी वो रखेगा। तो ये अमाउंट ब्रोकरी प्लस उसका जो खुद का अमाउंट था उसका प्रॉफिट दोनों मिक्स है। ठीक है। अब देखिए, A ने B को कुछ अमाउंट देगा, B C का अमाउंट देगा। A B को अमाउंट कितने पे दे रहा है? 9% पे दे रहा है। B C को दे तो रहा है लेकिन 6,000 रुपये उसमें अपने आप मिला दे रहा है, तो वह 12% पर दे रहा है। तो 4 साल के लिए उसके ऊपर ब्याज कितना हो जाएगा? 48%। तो 6,000 का 48% उसका आ जाएगा 2,880 रुपये। ठीक है। तो उसके पास जो टोटल प्रॉफिट है 5,760, उसमें से अगर हम इस अमाउंट को घटा दें तो जो अमाउंट बचेगा वह बचेगा 2,880। और ये अमाउंट जो A ने B से जो प्रॉफिट जो अमाउंट लिया होगा उसके ऊपर जो ब्रोकरी कमा रहा है वो है। अब एक्चुअल में A ने B से 9% रेट पे लिया था, B ने C को दिया कितने परसेंट पे रेट पे था? 12% रेट पे। तो उससे प्रॉफिट कितना हो रहा था? 3% का हो रहा है ना, 9 + 3 12। तो हमें अनुज का जो अमाउंट निकालना है,
देखिए जो टोटल प्रॉफिट है वह 2880 है, लेकिन एक्चुअल में उसे प्रॉफिट हो कितने का रहा है, तो उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वह 12% का हो रहा है। ठीक है, सॉरी 12% का नहीं, 3% का 1 साल के लिए, तो 4 साल के लिए देखिए 9 3 12 हुआ ना, तो 3% 1 साल के लिए है, तो 4% के लिए 4 साल के लिए कितना हो जाएगा 12%। तो ये 12 की वैल्यू है, हमें निकालनी कितने की वैल्यू है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 24,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन में अंतर समझ गए होंगे और कैसे निकालना है ये भी समझ गए होंगे। इसी टाइप पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अगले टाइप पे चलेंगे। ए ने कुछ अमाउंट बी को दिया 8% रेट पर, बी ने उसमें 48 रुपये अपने मिलाए और उसको सी को दे दिया 14% रेट पे। बी ने 3 साल में 3,186 रुपये कमाए। तो ए ने कितना अमाउंट दिया था वो हमें निकालना है। तो फिर से ए ने 8% पे दिया, बी उसे 14% पे दे रहा है, लेकिन इसमें कुछ अपना अमाउंट भी मिला ले रहा है। जो अपना अमाउंट मिलाएगा वो भी 14% पे देगा। तो उसने जो अपना अमाउंट मिलाया है 48 रुपये मिलाया है, और इस पर जो अमाउंट वो ब्याज कमाएगा वो पूरा का पूरा रख लेगा अपने आप। तो 1 साल के लिए 14% है, तो 3 साल के लिए 42% हो जाएगा। तो 4800 का 42% हो जाता है 2016 रुपये। तो अब उसके पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा, जो टोटल प्रॉफिट है 3186, उसमें से 2016 माइनस करेंगे तो जो उसके पास प्रॉफिट बचेगा वह 1170 हो जाएगा। यानी कि ये 1170 जो प्रॉफिट कमाया है वो जो ए से अमाउंट लिया था उसके ऊपर कमाया है। ए से 100% उसने अमाउंट लिया था, तो जो ए से अमाउंट लिया था उसका जो हो जाएगा, जो उसे प्रॉफिट हो रहा है 1170 हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें हम तो 6% 1 साल के लिए हो रहा है, और अगर 3 साल के लिए देखें तो उसके पास हो जाएगा 18%। तो ये 18 की वैल्यू है। हमें निकालने कितने की है, 100 की निकालनी है। तो 6500 जो अनुज था उसने कितने रुपए दिए थे, 6500 रुपये दिए थे। अगला टाइप है ये, और ये बहुत ही सिंपल टाइप है। ठीक है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि सेम अमाउंट बिकम्स ₹7200 इन 2 ईयर और 9000 इन 5 ईयर। कुछ अमाउंट है वह 7200 रुपये 2 साल में हो रहा है और 9000 5 साल में हो रहा है। तो सोचिए अगर 7200 2 साल में हो रहा है, 5 साल में 9000 हो रहा है, तो जो उसका प्रॉफिट होगा वो हर साल तो सेम रहेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हमने बताया था कि जो प्रॉफिट होता है वो सेम रहता है। तो हम कह सकते हैं जो उसे 3 साल में प्रॉफिट होगा वह 9000 माइनस 7200 होगा, यानी कि जो उसे प्रॉफिट होगा वह 1800 रुपये होगा। 3 साल का जो प्रॉफिट है वह 1800 है, तो 1 साल का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 600 हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो हमारे पास अमाउंट है वह 2 साल का है। अमाउंट का जो फार्मूला होता है वह पी प्लस आई होता है, यानी कि यहाँ पर 2 साल का इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि 2i बराबर हमारे पास 7200 है। जब हमारे पास 1 साल का इंटरेस्ट 600 है तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा,
1200 हो जाएगा बराबर 7200। तो इससे हमारी जो पी की वैल्यू है वह 7200 माइनस 1200 यानी कि 6000 आ जाएगी। अब आपको रेट निकालना है। अब रेट पता है कि 600 रुपये उसे 6000 के ऊपर मिल रहे हैं, तो उसका जो रेट परसेंट हो जाएगा वह 10% हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रेट हो गया। अगला क्वेश्चन है द टोटल ड्यू अमाउंट ऑफ, और ये अगला टाइप है इंस्टॉलमेंट वाला। वो टाइप खत्म हो गया और ये अगला टाइप है 7 इंस्टॉलमेंट वाला। टोटल ड्यू अमाउंट ऑफ ₹16500 was returned in 3 equal annual installments. If the rate of interest is 10%, then the amount of each installment will be। देखिए, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन करने का तरीका बहुत सरल होता है। हम जैसे बताएंगे वैसे आप करेंगे तो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले समझ लीजिए कि टोटल अमाउंट क्या है। उसे देना है 16,500 रुपये, और उसे कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है, 3 इंस्टॉलमेंट देनी है, और हर इंस्टॉलमेंट के ऊपर उसे 10% ब्याज देना पड़ेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि पहली इंस्टॉलमेंट उसने 100 रुपये की दी, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 100 रुपये की दी, और तीसरी इंस्टॉलमेंट भी 100 रुपये की दी। ठीक है, क्योंकि हमें इंस्टॉलमेंट नहीं पता वो कितनी दे रहा है, तो हमने 100 मान ली कि वह पहले अमाउंट भी 100 दे रहा है, दूसरे में भी तो 100 दे रहा है, तीसरे में भी 100 दे रहा है। अब उसने पहले अमाउंट 100 इंस्टॉलमेंट दी, लेकिन उसे 3 साल बाद देना था रुपए। 3 इंस्टॉलमेंट देना है यानी कि 3 साल बाद देना था, लेकिन उसने पहली जो किस्त थी वो पहले ही लौटा दी। जो पहली किस्त लौटाई तो उसके ऊपर कुछ उसे ब्याज भी तो मिलेगा, क्योंकि जैसे कि आप बैंक में जाते हैं, रुपए जमा करते हैं, तो उस रुपए के ऊपर कुछ ना कुछ आपको ब्याज मिलता है। तो भाई मान लीजिए कि 100 रुपये आपने पहले साल जमा किए, तो उस पर आपको कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा। फिर उसी प्रकार से अगले साल आपने कुछ अमाउंट जमा किया, तो वो आपके लिए 1 साल आपकी ख़त्म हो गई, तो 2 साल बची। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको 1 साल के लिए मिलेगा, क्योंकि आपने 1 साल पहले दिया इसको, तो जो 1 साल ये है इसके ऊपर अमाउंट आपको 1 साल के लिए ब्याज मिलेगा। लेकिन जो ये वाली है, इस साल तो आपको जमा ही करना था, तीसरी साल 3 इंस्टॉलमेंट हैं, तीसरी साल तो आपको वो इंस्टॉलमेंट जमा ही करनी थी, तो उसके ऊपर आपको कुछ भी ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको कुछ ब्याज नहीं मिला, इसके ऊपर 1 साल के ब्याज मिला यानी कि 10% ब्याज मिला, इस पर 2 साल के लिए ब्याज मिला यानी कि 10 दूना 20% ब्याज मिला। ठीक है, तो जो टोटल किस्त का अमाउंट हो गया और 300 रुपये हो गया, और जो आपके पास ब्याज है वह 30 रुपये हो गया। यानी कि एक्चुअल में आपने कितना अमाउंट पे कर दिया है, 330 रुपये आपने 330 आपने पे कर दिया है। 330 भले ही आपने 300 पे किए हैं, लेकिन क्या किया है, उसके ऊपर जो आपको ब्याज मिला है 30 रुपये, तो जो बैंक है वो समझेगा कि आपने 300 रुपये नहीं जमा करके आपने कितने जमा कर दिए, 330 रुपये जमा कर दिए। तो अब क्या करना है, देखिए टोटल अमाउंट हमारे पास कितना हमने जमा किया है, एक्चुअल में इतना जमा किया है। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो कितना जमा किया है, 330 रुपये जमा किया है, यानी कि 16,500 330 की वैल्यू है, और हमें निकालनी कितने की है, 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 की क्यों निकालनी है, क्योंकि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की निकालनी है, और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हमने 100 रुपये की भरी है, तो इससे हमारे पास प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपये की आ जाएगी। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन
इस तरीके से किए जाते हैं। फाइंड द लोन अमाउंट ऑफ लोन विच कैन बी पेड इन 5 years एट द रेट ऑफ 8% इन एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹12,000। अब की बार कितना उसे कितनी किस्तों में पे करना है? 5 साल। ठीक है, एनुअल इनकम मतलब एनुअल इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है तो 5 साल में वो 5 पे करेगा, तो 5 मान लेते हैं कि प्रत्येक साल वह 100 रुपये की पे कर रहा है। तो इस प्रकार से वो 5 इंस्टॉलमेंट उसने पे की, तो जो आखिरी साल होगा उसके ऊपर 0 पे करेगा। उससे पहले वाले साल पे वह 8% पे करेगा, उससे पहले 16, फिर 24 और फिर 32। ये 500 हो गया, ये 80 हो गया। जो उसे जो वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा था वो कितना पे कर रहा था? 1200 रुपये की। लेकिन हमने इंस्टॉलमेंट कितने की पे की है? इसके हिसाब से 100 रुपये की पे की है, तो ये 100 की वैल्यू हो गई। हमें निकालना कितने की है कि हमने कितना अमाउंट पे किया है। तो हमने अमाउंट कितना पे कर दिया है? 580 रुपये पे कर दिया है। तो ये आ गया 6960, यानी कि टोटल जो अमाउंट पे किया है वह 6960 पे किया है। ये अगला अमाउंट है। अगला टाइप डाल लीजिए, ये टाइप 8 है कि इफ़ अ सम ऑफ मनी डबल्स इन 20 years व्हाट विल बी द रेट। कोई भी अमाउंट है, अगर वह डबल हो जा रहा है 20 साल में, तो व्हाट विल बी द रेट, तो रेट कितना होगा। देखिए, फार्मूले से करना चाहें फार्मूले से भी हो जाएगा, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। हम फार्मूला भी बता देंगे अभी कि फार्मूला कहाँ से आता है। देखिए, 100 था, अमाउंट 200 हो गया, कितने साल में हुआ? 20 साल में। गैप कितना है अमाउंट में? 100 रुपये का गैप है। ठीक है, तो 100 रुपये 20 साल में बढ़ रहे हैं, तो रेट कितना हो गया? 5% रेट हो गया। 100 रुपये 20 साल में बढ़ रहे हैं, तो रेट हो गया 5%। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लगाना चाहें तो फार्मूला ये होता है n-1 अपॉन टाइम इंटू 100 इक्वल्स r। ठीक है, यहाँ पे n क्या होता है? जितने टाइम्स हो रहा हो, जैसे कि डबल टाइम हो रहा है तो 2 लिखेंगे, 3 टाइम्स होगा तो 3, 4 टाइम्स 4। फार्मूला आप रट लीजिए, फार्मूला आप रटते रहिए, बहुत से फार्मूले हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो ईजिली लगा लेंगे। आप भी फार्मूला रटने से अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर 100 रुपये है वो 200 हो जा रहा है 20 साल में, तो उसमें जो उसे ब्याज मिला उसके बीच में 100 से 200 रुपये हुआ, तो उसे कुछ ब्याज भी तो मिला है ना, तभी तो 200 हुआ। अब जो 100 रुपये उसे ब्याज मिला कितने साल में मिला? 20 साल में मिला। तो जब 100 रुपये उसे 20 साल में मिला तो एक साल में कितना मिलेगा ब्याज? 5 मिलेगा। तो भाई तो उसकी रेट हो गई कि एक साल में उसे कितना मिला। हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर अ सम ऑफ मनी टू बिकम 4 times एट द रेट ऑफ 6%। कह रहा है कि मान लेते हैं कि पहले 100 रुपये थे, वो 4 टाइम हो रहा है, यानी कि 400 रुपये। और कितने परसेंट पे हो रहा है? 6% पे। हमें अगर देखें तो यहाँ पे जो गैप आ रहा है कितना आ रहा है? 300 रुपये का आ रहा है। ठीक है, तो जो 300 रुपये हैं 6% की रेट से 6% की रेट से 300 रुपये बढ़े तो हमारे पास समय कितना आ गया? 50 साल। यानी कि 50 साल में वो 4 गुना हो जाएगा 6% की रेट से।
If some money becomes 3 times in 20 years, then how much time will it take to become 6 time? कुछ मनी है वो 3 टाइम हो जा रहा है 20 साल में, यानी कि 100 से यह 300 हो जा रहा है 20 साल में। तो उसे 600 होने में कितना समय लगेगा ये पूछा गया है। ठीक है, 20%, तो इसका जो गैप है वह कितना है 200, यानी कि उसे 200 रुपये का ब्याज मिला 20 साल में। तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं। रेट कितना, 200 रुपये 20 साल में मिले तो रेट उसकी 10% हो गई। तो 6 गुना होने में उसे कितना समय लग जाएगा, 100 से 600 होने में उसे गैप कितना आया 500 रुपये का। प्रत्येक साल 10% उसे ब्याज मिल रहा है, तो एक साल में अगर 10 मिल रहा है तो 500 से कितने साल में मिलेगा, 50 साल में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो डबल ट्रिपल या 4 टाइम्स 5 टाइम कितने टाइम्स भी हो जाए, इस तरीके के क्वेश्चन जो होंगे वो इस टाइप से आप करेंगे। फार्मूला तो आपको बता ही दिया है, अगर फार्मूला से करना चाहें तो फार्मूला कर सकते हैं। ये टाइप बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। जो अगला टाइप डाल लीजिए टाइप 9, लेकिन फिर भी आपको हम बता देते हैं कि ए पर्सन बरोड 15,000 फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इफ द कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली, देन व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स। तो देखिए, हाफ ईयरली क्वार्टरली कुछ भी हो, एसआई में चाहे हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो, ईयरली हो, तो जो रेट होता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे जो हमें प्रॉफिट होता है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इतना पड़ता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हर साल प्रिंसिपल जो अमाउंट होता है बदल जाता है। जितनी बार उस पर ब्याज लगेगा, हर साल ब्याज किस पर लगता है, पहले साल अगर प्रिंसिपल लगा तो अगली साल अमाउंट के ऊपर लगता है। ठीक है, इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर पर्सन है, उसने 15,000 बरो किए हैं 12% पर एनम पर, तो इससे जो हमें एसआई प्राप्त हो जाएगा है 15,000 का 12 दूना 24%, तो ये 3600 रुपये उससे ब्याज प्राप्त हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द लोन ऑफ ₹600 was repaid in 7 monthly installments of ₹100. What will the rate of the interest? देखिए, वो 600 रुपये का लोन था, वो 7 मंथली इंस्टॉलमेंट में पे किया जा रहा है। 600 रुपये है, लेकिन 7 मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है 100 रुपये की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, देखिए सबसे पहले वो अगर पहले साल पे करेगा तो उसके पास 600 रुपये रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगली साल जब वो पे कर देगा तो उसके देखिए पहले साल का है 600 रुपये। ठीक है, जब वो पे करेगा, जब उसने पे कर दिया तब इसके ऊपर जो ब्याज लगेगा, ठीक है, चलिए छोड़िए, इस तरह के समझिए कि पहले साल जो होगा 600 रुपये के ऊपर ब्याज लगेगा, फिर अगले साल वो 500 रुपये पे करेगा, क्योंकि 100 रुपये जब वो पे कर देगा, 100 की इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दी, तो अगले साल कितना बचेगा 500 रुपये। अब उसे ब्याज कितने के ऊपर देना पड़ेगा, 500 के ऊपर देना पड़ेगा। अब अगले साल उसके पास 400 रुपये बचेंगे। अब जब 400 रुपये बचेंगे तब उसे 400 रुपये के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। फिर अगले साल उसके पास 300 रुपये बचेंगे, 300 रुपये के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। फिर अगली बार उसके पास 200 रुपये बचेंगे, 200 रुपये के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। और फिर 100 रुपये बचेंगे, 100 रुपये के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, 100 रुपये के ऊपर ब्याज देके वो इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएगी।
तो जो उसके पास इंस्टॉलमेंट हो रही हैं वह 6 ही हो रही हैं। कितनी हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6। यानी कि जो उसने एक इंस्टॉलमेंट ज़्यादा पे की है वो उसका ब्याज हुआ। समझे कि नहीं समझे? कि उसने 6 इंस्टॉलमेंट पे की, लेकिन 6 में उसका अमाउंट ख़त्म हो जा रहा है ना। 600 रुपये जो उसने उधार लिया था, 600 रुपये वो 6 में कंप्लीट हो गया। लेकिन अब लिया तो उसके ऊपर कुछ ब्याज भी तो दे रहा होगा। यानी कि उसने जो एक इंस्टॉलमेंट ज़्यादा पे की है वो उसका ब्याज हुआ। यानी कि उसने इसके ऊपर लगभग 1 महीने का ब्याज पे कर दिया है। ठीक है, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट कितने की है? 100 रुपये की। यानी कि उसने एक इंस्टॉलमेंट ज़्यादा पे की 100 रुपये की, जो कि उसका ब्याज है। तो रेट निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगा दीजिए रेट का, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट। इसको जोड़िए तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा? 6 5 11 4 3 2 1, तो ये 21 हो जाएगा। ठीक है, 2100 इंटू जो ब्याज है वो 1 महीने का ज़्यादा है ना, तो 1/12 हो जाएगा। अगर हम 1 महीने को ईयर में लिखना चाहें कैसे लिखेंगे? 1/12 लिखेंगे ना, तो 1/12 इससे सॉल्व करेंगे तो ये 1200% अपॉन 21 आ जाएगा। तो ये 57 राइट 1/7% आ जाएगा। ठीक है, इसे काटेंगे। देखिए यहाँ पे जो गलती करते हैं वो करते क्या हैं? गलती, क्वेश्चन पढ़ा जल्दी में और सोचा कि 600 रुपये है, 7 इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, तो 100 रुपये का ब्याज है, 600 के ऊपर पे कर रहा है, तो इसका जो रेट हो जाएगा वह इतना हो जाएगा। तो बस यहीं पे जो वो क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, जैसे हमने बताया उस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्द ही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का भी वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसके जो क्वेश्चंस हैं आप कॉन्सेप्ट अपने नोट करना चाहें नोट कर लीजिए किसी अपनी कॉपी पर, और उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए। जल्द ही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का मिल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस प्रोवाइड करा देंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर जल्द ही हम लोग कोशिश करेंगे कि एडवांस मैथ शुरू हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।